अब जो अपने शुरुआत करेंगे वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम शुरुआत करें, तो द प्रॉब्लम विथ द सिस्टम इज़ कि हमें चाहिए ही क्यों? है ना? प्रोबेबली यू नो दिस, प्रोबेबली यू डोंट। तो आई हैव ऑलवेज़ एम्फसाइज्ड कि आपको 3 चीज़ें हमेशा खुद से पूछनी चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम। क्या 3 चीज़ें हैं वो? व्हाट इज़, व्हाट, क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ, ये चलता कैसे है, हाउ डज़ दिस वर्क, एंड व्हाई। है ना? क्यों ही पढ़ रहे हैं, या क्यों ही यही तरीका, क्यों ही और कोई तरीका नहीं, है ना? व्हाई दिस? तो ये 3 चीज़ें जब आप डीएसए पढ़ रहे हो, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। जब आप ये पढ़ रहे हो, इफ यू कैन टॉक अबाउट दीज़ 3 थिंग्स एंड इफ यू नो दीज़ 3 थिंग्स, तो आपको काफ़ी डीप में वो चीज़ें पता हैं, आपको उसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ व्हाई, व्हाट और हाउ हम बाद में देखेंगे। व्हाई से अगर हम शुरुआत करें, तो क्यों पढ़ना है? क्या ज़रूरत है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की? तो ऐसे इमेजिन करना कि आपके पास क्या है? आपके पास एक लैपटॉप है या आपके पास एक पीसी है। अब ये जो पीसी है, ये थोड़ा-सा स्लो है ना? ये थोड़े ऑपरेशंस धीरे करता है, आप कोई गेम खेलने जाते हो तो थोड़ा अटकता है, कुछ भी, जो भी आप प्रोग्राम रन करने जाते हो, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है वो प्रोग्राम रन करने में, है ना? मान लो, अगर आपको पता होगा, तो हम ऑपरेशंस करते हैं, हम जो भी कोई भी कोड लिखते हैं, उसमें हर लाइन ऑफ कोड या हर बिट ऑफ कोड इज़ व्हाट? एन ऑपरेशन। अगर मैंने लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 10, तो ये एक ऑपरेशन है, ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है? ये कुछ भी टाइम ले सकता है। लेट्स से ये ओ ऑफ नॉट ओ, लेट्स से ये 500 मिलीसेकंड्स ले लेता है, 5 मिलीसेकंड्स ले लेता है। ठीक है? 5 मिलीसेकंड्स मतलब 0.005 सेकंड्स। ठीक है? तो हर कोई डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कि ये जो काम है, ये यहाँ पे 5 मिलीसेकंड ले रहा है। अब ये कहीं और किसी और सिस्टम में प्रोबेबली ये 50 मिलीसेकंड ले रहा होगा। ठीक है? और किसी बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट में ये 0.5 मिलीसेकंड में भी हो जाता होगा, वी डोंट नो। ठीक है? तो अब डिफरेंट सिस्टम है, अब कोड आपने लिखा, ठीक है? कोड आपने लिखा, आपने ये कोड लिख के लोगों को दे दिया कि ठीक है, अब आप अपने सिस्टम में चला सकते हो। तो वो जो कोड आपने लिखा, करेक्ट, एक इंसान ने लिखा, अब ये ए के पास गया, बी के पास गया, सी के पास गया, डी के पास गया, सबके सिस्टम में ये कोड चलेगा। ठीक है? ई में भी चलेगा, एफ में भी चलेगा, सबके सिस्टम में ये कोड चलेगा। अब सबका सिस्टम इज़ डिफरेंट, इट कैन बी स्लो, इट कैन बी फास्ट, इट कैन डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स एज़ वेल, है ना? तो हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते कि भाई साहब मेरा जो कोड है ना, वो टोटल 500 मिलीसेकंड्स लेता है। हम ऐसे मेज़र ही नहीं कर सकते, या मेरा जो कोड है वो टोटल 600 सेकंड्स लेता है, कुछ भी 6 सेकंड्स लेता है, व्हाटएवर। हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम में अगर ये 500 मिलीसेकंड या 500 कुछ भी चल रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा बाकी सिस्टम्स में भी उतना ही चलेगा, इट कैन वेरी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी नापते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है हम देखेंगे, बात करेंगे। हम नापते हैं कि मेरा प्रोग्राम का कितना स्पेस खाने वाला है, कितना वो खाने वाला है। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते। अगर हम टाइम नापते हैं, है ना? वी मेजर टाइम थ्रू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। We don't say that it will take this many seconds or this many टाइम और this many kilobytes, this many megabytes, है ना? तो हम टाइम एंड स्पेस ऐसे नहीं नापते हैं, हम टाइम एंड स्पेस इक्वेशंस की टर्म्स में नापते हैं, थोड़ा मैथ्स यूज करके नापते हैं। क्यों? अगेन बिकॉज इट मे वेरी ऑन अदर सिस्टम्स एंड वी डोंट वांट टू वरी अबाउट दो। तो हम क्यों नापते हैं? वाई का आंसर हमें मिल गया, क्योंकि इट मे वेरी इधर उधर जगह पे। अब थोड़ा सा वॉट देखते हैं यार, कि क्या होता है, कैसे होता है। थोड़े से वॉट के ऊपर बात करते हैं कि हमें क्यों ही कैसे हम नाप सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है? तुम लोगों को लूप्स पता होगा, तुम लोगों ने लूप्स के ऊपर काफ़ी आइटरेशंस कर रखे हैं, तो लूप्स आपको आता है। अगर हम बात करें लूप्स की, तो लेट्स सपोज मैंने एक एक कोड लिखा, लेट्स राइट डाउन अ कोड यहाँ पे। लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5, कुछ भी, इंट b इज इक्वल टू 6, और एक लूप है जो चलता है लेस देन n तक, i प्लस प्लस, n अपन ने नहीं डाला है। और ये क्या करता है, a को a प्लस बी कर देता है हर बार। ठीक है? या कुछ भी, और n की वैल्यू लेट्स से अभी के लिए 10 है। तो अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो ये जो हमारा कोड है, अगर हम इसकी बात कर रहे होंगे, तो अगर आप देखोगे
तो कि एवरी ऑपरेशन इज टेकिंग सम कांस्टेंट टाइम के। अब ये के जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये 5 मिली सेकेंड हो, क्या पता, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, आपका सिस्टम स्लो है, आपका कंप्यूटर स्लो है, आपका कंप्यूटर फास्ट है, कुछ भी हो सकता है ये, पर हमने कांस्टेंट के टर्म्स में नापा, क्योंकि हम सिस्टम डिपेंडेंटली नहीं नापते हैं और ऐसे नापते हैं हर किसी के लिए कांस्टेंट में क्या टाइम लग रहा होगा, है ना, विच यू विल सी, थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा तुम जैसे जैसे देखेंगे। ये भी के ही टाइम लेगा, सेम ही ऑपरेशन है। ऑपरेशन कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि एक इंटीजर बना जिसका नाम है ए, एक वेरिएबल बना जिसका नाम है ए, और उसमें वैल्यू चली गई 5। इस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन को टोटल टाइम लगा के का, है ना। बाद में हम कभी परसों तरसों आके अगर ए की वैल्यू ढूंढना चाहेंगे तो वो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें 5 हमें के टाइम लगा, ठीक है। सिमिलरली इंट बी इज इक्वल टू 6, इसमें भी हमें के टाइम लगा। उसके बाद अगर हमने बात करी तो इंट एन इज इक्वल टू 10, इसमें भी हमें के टाइम लगा। नाउ ये तीन ऑपरेशंस के अलावा ये जो लूप है ये कितनी बार चलेगा, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कि ये n टाइम्स चलेगा, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, तो ये n टाइम्स चलेगा ये लूप, और n टाइम्स ये ऑपरेशन होगा, तो n क्रॉस के इतना टाइम ये लगा रहा होगा, करेक्ट। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो वो है n क्रॉस के प्लस, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम छोटे से छोटे ऑपरेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अपन ने क्या इंक्लूड किया कि ये इसने भी के टाइम खाया होगा, इसने भी के टाइम खाया होगा, चेक करने के लिए इंट आई 0 से इनिशियलाइज हुआ, के टाइम लग गया 5 मिली सेकंड या कुछ लगा होगा, हर बार चेक करने के लिए कि आई लेस देन एन है या नहीं, उसमें भी के टाइम लगा होगा, ये भी के टाइम खाता होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एन के प्लस 6 के टाइम लगा। अब ये जो हमारा टाइम आया है, ये जो हमारा टाइम आया है, फाइनली ये जो हमारा टाइम आया है, अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली में n की वैल्यू पे, है ना। तो अगर हम बोल दें n की वैल्यू 10 है तो क्या आएगा टाइम, अगर n की वैल्यू 10 है तो क्या 16 क्रॉस के इतना टाइम आएगा, 10 के में 6 के ऐड किया, काफी काफी बड़ी चीज हमने ऐड करी। व्हाट इफ n की वैल्यू आज 100 हो जाए, तो कितना आएगा दोस्तों, 100 के प्लस 6 के विच इज 106 के, है ना। तो 100 में 6 ऐड करना इज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट स्टिल 6% तो इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इफ n की वैल्यू आज 1000 हो जाए, क्या ये 6 के ज्यादा मैटर कर रहा है क्या आज भी, ठीक है, मान लेते हैं भाई 1006 के हो गया, 1000 के 1006 के, है ना, अभी भी 0.6% तो है। अब n की वैल्यू हो गई 10,000, n की वैल्यू हो गई 10,000, आज 10,000 के प्लस 6 के, दिस इज स्टिल 10,006, 10,006 स्टिल, ये 6 कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा है ना। अगर हम इसको फिर भी बोल दें कि अब तो, जबकि देखो तुम यू में यूजुअली जो लूप्स है, यूजुअली तुम कोड जो लिखोगे वो अप्रॉक्सीमेटली ये 10 की पावर 4 है, अप्रॉक्सीमेटली मोस्टली जगह पे जो भी तुम्हें कंस्टेंट्स दिखेंगे, मोस्टली जगह पे n की वैल्यू ना यार इसके आसपास होती है, किसके आसपास होती है, 10 की पावर 5 के आसपास होती है, ठीक है। 10 की पावर 5 में क्या 6 ऐड कराना इज अ वेरी बिग थिंग है क्या, नहीं है ना, एग्जैक्टली exactly, अगर हम ऐसे ही आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों, चाहे हम देखोगे तुम तो 10 की पावर 7, 1 करोड़ में 6 क्या ही ऐड करा रहे हो, राइट। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था, यू हैड वन वन 1 करोड़ कुछ भी, उसमें मैं 6 रुपए और दे दे रहा हूँ या 6 रुपए ले रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है ना, डजेंट मैटर मच। इसीलिए जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी नापने जाते हैं वी डोंट कंसीडर कांस्टेंट ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट हैं, ये कुछ के में चल जाएंगे, है ना। इनको हम बोलते हैं कि ये ओ ऑफ 1 का ऑपरेशन है। अब ओ होता क्या है हमने डिस्कस नहीं किया है, करेंगे, पर हम इसे बोल देते हैं कि ये ओ ऑफ 1 का ऑपरेशन है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम लेता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टाइम लेता है, कुछ कांस्टेंट टाइम लेता है, ये आपकी n की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा। ये जो है ये n की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, इसका टाइम डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू ऑफ n। पर ये क्या ये कभी चेंज होगा, क्या ये कभी चेंज होगा n की, अगर हम n चेंज कर दें क्या कभी ये दोनों चेंज होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे ना।
कभी भी चेंज नहीं होंगे। आप चाहे इनको कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा ही इतना ही रहेगा, ठीक है? कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसीलिए हम इन्हें ओ ऑफ वन ऑपरेशन बोलते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। लूप्स जो बार-बार, बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उन ऑपरेशंस को हम नापते हैं और उन्हीं के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीज़ें बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है? इससे तुम्हारी लर्निंग क्या आई? तुम्हारी लर्निंग यहाँ से क्या आई? कांस्टेंट ऑपरेशंस मेजर नहीं करते। क्या तुम्हें पता है व्हाई? इट डज़न्ट मैटर कि ये जो छोटे से ऑपरेशंस थे, ये इसके सामने बहुत छोटे रह जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू बहुत बड़ी वैल्यूज़, है ना? ये मेरा 10 की पावर 7 टाइम्स चला, है ना? 1 करोड़ बार चला, ठीक है? ये भी अपन ने छोटा एग्ज़ाम्पल लिया, 10 की पावर 7 टाइम्स, 10 की पावर 8 टाइम्स चला, 10 करोड़, है ना? 10 की पावर 9 टाइम्स चला, 100 करोड़, 10 की पावर 8 मान के चलते हैं, वोंट गो देयर। तो ये इतनी बार चला, उसमें 3 ऑपरेशंस ऐड करने हैं, कर दो। क्या 10 की पावर 7 में प्लस 3, क्या इज़ इट नॉट इक्वल टू 10 की पावर 7 स्टिल? है ना? तो क्या हम जो कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं जब नापते हैं। अभी हमने नापने की बात ही नहीं करी है, ठीक है? अभी हमने नापने की बात नहीं करी है। देखो, अगर तुमको और एग्ज़ाम्पल लेना है, तो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे, मान लो मान लो मार्क्स जिसके 95 आए, अगर किसी दिन मार्क्स की वैल्यू 95 है, तो कितने ऑपरेशन हुआ? क्या सिर्फ ये एक ऑपरेशन होगा, उसके बाद एक्सीलेंट प्रिंट होके बाहर? क्या सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस होंगे? ये और ये, क्या सिर्फ 2 ऑपरेशंस होंगे? है ना? तो बेस्ट केस क्या यही है? तो अगर हम सिर्फ बेस्ट केस के बारे में बात करें कि बेस्ट केस में कितने ऑपरेशंस हुए होंगे, तो क्या सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस हुए होंगे? बेस्ट केस, है ना? अब मान लेते हैं कि भाई किसी दिन मार्क्स आए 55, 55 वाले दिन क्या हो रहा होगा? हम यहाँ पे जाएँगे, क्या मार्क्स 90 से बड़े हैं? नहीं। हम यहाँ पे जाएँगे, क्या मार्क्स 80 से बड़े हैं? नहीं। क्या मार्क्स 60 से बड़े हैं? नहीं। हम यहाँ गए, क्या मार्क्स 40 से बड़ा है? हाँ जी। तो एवरेज प्रिंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 कुछ 5 ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अब किसी दिन अगले दिन मार्क्स हम देखने गए, किसी दिन 65 हो गए। तो यहाँ जाएँगे, मार्क्स 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं है, 60 से बड़ा येस है। तो 1, 2, 3 कुछ 4 ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है? तो ऑन एन एवरेज वी डोंट नो कि कभी 4 लगेंगे, कभी 5 लगेंगे, कितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। मान लेते हैं एवरेज के लिए कि भाई एवरेज जो है हमारा, वो 4 ऑपरेशंस के आसपास लग रहा है। ठीक है? मिनिमम 2 ऑपरेशंस, एवरेज 4 ऑपरेशंस और वर्स्ट केस सिनेरियो लेट्स से मार्क्स जो है हो गए 30 मार्क्स है। अगर 30 मार्क्स होते हैं तो क्या होगा? मार्क्स 90 से बड़ा नहीं है, नीचे गए, 80 से बड़ा नहीं है, नीचे गए, 60 से बड़ा नहीं है, नीचे गए, 40 से बड़ा नहीं है, नीचे गए। सबसे फाइनली में आप यहाँ पे गए कि भाई कुछ भी नहीं मिला तो ट्राई अगेन। तो कितने ऑपरेशंस है ये? ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑपरेशंस, है ना? तो वर्स्ट केस क्या इससे खराब कोई केस हो सकता है? इससे ज़्यादा ऑपरेशंस हम कभी लगा सकते हैं क्या? नहीं ना? तो हम हमेशा अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 चीज़ों में नापने की कोशिश करते हैं, नॉट हमेशा, पर हम 3 चीज़ों में नाप सकते हैं। दैट इज़ बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस, यहाँ पे आपने देखा बेस्ट केस मार्क्स होते हैं 95, हम पहले चेक के बाद बाहर आ जाते कि हमारा कोड जो था कंप्लीट हो जाता, हमारा कंपाइलर खत्म कर देता काम को। एल्स एवरेज केस कि भाई एवरेज में क्या हो रहा है? तो भाई एवरेज में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 6 है, एवरेज मान के चलते हैं 4 ऑपरेशंस आपके लग ही रहे हैं। Worst case, 6 operations. We can measure these time complexity in 3 different methods. First is best case, another is average, and the last is worst case. ठीक है? जो कि if you are from बीटेक या किसी भी आईटी या कंप्यूटर साइंस से हो, तो तुमने कहीं देखा होगा 3 नोटेशंस होते हैं यार। एक होता है ओ नोटेशन, एक होता है थीटा नोटेशन और एक होता है ओमेगा नोटेशन। थी बिग ओ, बिग ओ, है ना? या ओ या बिग ओ बोलना चाहो, बिग ओ बोलना चाहो, व्हाटएवर। ये हमेशा डील करता है वर्स्ट केस के साथ। ये ना दिस विल मेजर ओनली वर्स्ट केस। दिस इज थीटा। थीटा विल मेजर व्हाट? एवरेज के। ठीक है? तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है दैट थीटा ऑफ एन, है ना? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है थीटा ऑफ एन, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थीटा ऑफ एन अगर लिखा हुआ है, तो थीटा ऑफ एन मीन्स कि एवरेज एन ऑपरेशंस लग रहे हैं, एवरेज एन ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है? एंड ओमेगा, ओमेगा डील्स विथ बेस्ट केस।
बेस्ट केस दैट इज, अगर कहीं पे ओमेगा ऑफ एन लिखा हुआ है या ओमेगा ऑफ 3 लिखा हुआ है व्हाटएवर, तो इट मींस बेस्ट केस सिनेरियो दैट्स टेकिंग कांस्टेंट टाइम, है ना, ओमेगा एन स्क्वायर लिखा हुआ है। आपने अभी तक या मेजरली जगह पे देखा होगा ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 1, ओ ऑफ लॉग एन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज मेजर वर्स्ट केस, हमेशा वर्स्ट केस नापते हैं, वर्स्ट केस मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि वी वांट टू बी रेडी कि मैक्सिमम ये कितना टाइम ले सकता है, मेरा एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, इससे ज्यादा तो लेगा ही नहीं लेगा। ठीक है, तो हम हमेशा कोई भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी हम गेम बनाते हैं या वॉट एवर प्रोग्राम, वॉट एवर कोड यू राइट, यू ऑलवेज टॉक अबाउट कि see this code, this algorithm is going to work in maximum this much time, maximum this much complexity, so this is my big O notation complexity, this is my O complexity। अगर हमारा सिस्टम, लेट्स से हम मैक की बात करें, आई एम सेटिंग ऑन अ मैक, यू आर सेटिंग ऑन अ विंडोज, या मैं विंडोज से बैठा हूँ, तुम मैक पे बैठे हो, तो मेरे को पता है भाई मेरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, तो किसी भी दिन चाहे कितना ही वर्स्ट केस आ जाए, ये एन टाइम या एन ऑपरेशंस करवाने में मेरे को लगता है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में चला ही जाएगा। मैक को लगता है लेट्स से 0.5 सेकेंड्स, है ना। तो जस्ट बाई नोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस सिनेरियो आई नो कि सबसे खराब सिनेरियो में कितना चल रहा होगा। मेजरली कहीं पे भी आप जाओगे तो वी ओनली केयर अबाउट दीज टू, ओ नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं वी वोंट केयर एट ऑल अबाउट थीटा नोटेशन, सिर्फ हम बिग ओ नोटेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, हर जगह बिग ओ नोटेशन निकालना सीख रहे होंगे, हमेशा वर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे। यू नेवर टॉक अबाउट बेस्ट केस, है ना, कभी भी बेस्ट केस के बारे में बात नहीं करिएगा, आप हमेशा वर्स्ट केस के बारे में बात करिएगा, वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करिएगा अपने एल्गोरिथम को। ठीक है, सेम गोज विथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, 3 चीजों में नाप दिया जाता है और हम हमेशा वर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। स्पेस के बारे में हमने वी हैव नॉट टॉक्ड मच, करेंगे बात। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सीख लिया अभी तक, अपन ने सीख लिया क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों हमें कांस्टेंट ऑपरेशंस करने होते हैं इग्नोर, बिगो के बारे में सीख लिया, थीटा ओमेगा कोई नहीं पूछेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, कोई इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा हमेशा, लेकिन आपको नोटेशन पूछा जाएगा बिगो। आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, याद रखना प्लीज, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हुए हो, यू विल ऑलवेज बी आस्क्ड कि आपने कितना टाइम लिया इन टर्म्स ऑफ ओ, यू विल ऑलवेज बी आस्क्ड आपने कितना स्पेस खाया इन टर्म्स ऑफ ओ। ठीक है, एंड आई विल टेल यू कि कैसे मेजर करते हैं, हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी कोड का बिग ओ नोटेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आओ कुछ कुछ कोड लिखेंगे और उन कुछ कुछ कोड पे वी विल ट्राई टू मेजर हाउ टू काउंट और हाउ टू सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इफ यू रिमेंबर, वी आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दिस इज बिग O ऑफ 1। ठीक है, बिग O ऑफ 1 इज कांस्टेंट, कि दिस वोंट मच टेक मच टाइम एंड वी आर नॉट गोइंग टू मेजर इट एज वेल। ठीक है, दिस इज अगेन O ऑफ 1 का ऑपरेशन, दिस इज O ऑफ 1 का ऑपरेशन। अब n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें n की टर्म्स में मेजर करना चाहिए हमेशा। ये कितनी बार चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, क्या ये n³ टाइम्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, a इज इक्वल टू b, लेट्स से यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, क्या सबको दिख रहा है ना ये कि ये अगर मान लो n की वैल्यू 3 होती, लेट्स से अगर n की वैल्यू 3 होती, तो i कहाँ तक चलेगा, i चलेगा लेस देन इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 विच इज 27 तक। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। तो क्या सबको दिख रहा है दिस इज n³ एंड नॉट 3n, 3n तो 9 होता। ठीक है ना, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। और इसके अंदर 2 ऑपरेशन है, इसके अंदर 2 ऑपरेशन है, एक ये। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो टोटल ऑपरेशन यहाँ पे जो टोटल ऑपरेशन हो रहे हैं वो है 2n³, वो है 2n³। इज दैट फाइन कि एक बार ये n³ टाइम ये ऑपरेशन हुआ, n³ टाइम ये ऑपरेशन हुआ, तो 2n³। ये कितनी बार चलेगा, इसमें भी लेट्स ऐड कुछ ऑपरेशंस, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 4 व्हाटएवर, है ना। ये कितनी बार चलेगा, अगर n3 है तो ये 9 टाइम्स चलेगा, करेक्ट है, अगर n3 है तो ये 9 टाइम्स चलेगा,
या फिर क्या मैं कह सकता हूँ ये 3n स्क्वायर टाइम चलेगा? करेक्ट? करेक्ट, 3 ऑपरेशंस एंड ये जो ऑपरेशंस है ये n स्क्वायर टाइम्स हो रहे हैं। नहीं समझ में आया? तो आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस दोबारा से कि ये n स्क्वायर टाइम होगा। कैसे n स्क्वायर टाइम होगा? एक बार 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 और 9 के लिए भी, मतलब ये 9 टाइम्स चलेगा। क्यों? कब तक चलेगा? जब तक i छोटा या बराबर है n के स्क्वायर के, n क्रॉस n के, n स्क्वायर से छोटा या बराबर है। तो ये n स्क्वायर टाइम व्हिच इज 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स चलेगा। ये n स्क्वायर टाइम्स चला, ये भी n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। दिस विल आल्सो रन फॉर n स्क्वायर। So total is what? Total is 3n स्क्वायर। एंड फाइनली ये कितनी बार चलेगा? ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा n टाइम्स। ठीक है? तो हमारा जो टोटल टोटल जो टाइम आ रहा है हमारे पास, वो जो टोटल टाइम आ रहा है दैट इज दिस इज 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है? और प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से k, है ना? k, कुछ कांस्टेंट k, ये सब ने भी कुछ किया होगा, तो कुछ कांस्टेंट k। अब जब n इज इक्वल टू 3 है, जब n इज इक्वल टू 3 है तो टोटल कितना आएगा? इफ n इज इक्वल टू 3 तो कितना आएगा टोटल? 3 क्यूब प्लस 3 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस कुछ कांस्टेंट के, है ना? दिस इज 2 क्रॉस 27 प्लस 3 क्रॉस 9 प्लस 3 प्लस के। वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन इज कि हर एक टर्म ने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। देखो, इसने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी 27 के, है ना? या 2 क्रॉस 27 54 का। इसने स्टिल अ वेरी बिग अमाउंट 27। अगर हम 54 के टर्म्स में देखें तो 27 आधा होता है, काफी बड़ा अमाउंट। इसने सिर्फ 3, नॉट सो बिग, पर हाँ स्टिल कुछ टाइम तो इसने भी लिया। इसने भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी और ये तो कुछ मिली पॉइंट में कुछ होगा, तो इसको तो हटाओ। इसको अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ये 0.000 कुछ होगा, पर रखना चाहो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इवन व्हेन n की वैल्यू बहुत छोटी है, जब 3 है, तो ये बहुत मेजर वैल्यू नहीं रखता है, इसको हम हटा सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो n 3 तो नहीं होगा। n मेजरली 3 ऑपरेशंस तो कोई नहीं कराना चाहेगा, या n जो है 3 के बराबर नहीं मिलेगा तुम्हें किसी भी कोड में, n अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। लेट्स से फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर 10 मिलता तो हमें कितनी वैल्यू मिलती? क्या ये हो जाता 3 क्रॉस 1000 प्लस ये हो जाता 3 क्रॉस 100, सॉरी 2 क्रॉस 1000, और ये रह जाता क्या 10? क्या सही हूं मैं? क्या सही हूं मैं? इज दिस करेक्ट? क्या सही है? क्या सही लिखा? अगर n की वैल्यू 10 होती, क्या सही लिखा है मैंने? क्या ये 1000 होता प्लस 3 क्रॉस 100 होता और प्लस 10 होता? इज दिस करेक्ट? है ना? अभी भी अगर आप देखोगे तो इसने बहुत बड़ी वैल्यू दी 2000, पर इसने 300 ही दी, और इसने तो कुछ दिया ही नहीं है, आखिरी वाले n ने तो कुछ दिया ही नहीं। 2000 के कंपैरिजन में 10 इज स्टिल नॉट अ वेरी बिग वैल्यू। हाँ, ये आप कह सकते हो कि 300 स्टिल बड़ी वैल्यू। n की वैल्यू जो एक्चुअली में होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। 10 की पावर 4 मान लेते हैं। अगर n की वैल्यू 10 की पावर 4 है तो ये होगा 10 की पावर 4 क्रॉस 3 12, 10 की पावर 12 में, और ये होगा 3 क्रॉस 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 12 में क्या 10 की पावर 8 एक बड़ा अमाउंट है? सोचना जरा। क्या 10 की पावर 12 के कंपैरिजन में क्या 10 की पावर 8 इज अ बिग अमाउंट? इज इट अ बिग अमाउंट? नहीं समझ में आया? 10 की पावर 12 तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, है ना? हम प्रोबेबली है, प्रोबेबली नहीं है। तो अगर हम जो अमाउंट इमेजिन कर पाते हैं उसकी बात करें, तो 10 की पावर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम 10 की पावर 3 के बारे में बात करते हैं, n की वैल्यू 10 की पावर 3 है, n की वैल्यू 10 की पावर 3 है, तो हमें मिलता 2n क्यूब है 10 की पावर 9 प्लस 3n स्क्वायर है 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3। ये है भाई, दिस इज 100 CR। ये क्या है? दिस इज ओनली 10 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ठीक है? 100 सीआर के आगे क्या 10 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट? इट्स नॉट, इट्स नॉट, है ना? और ये जो आखिरी में 1000 दे रहा है, ये तो है ही नहीं। तो जब भी हम ऐसे मेज़र करते हैं ना दोस्तों, जब भी हम ऐसे मेज़र करते हैं कि n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n ऐसा कुछ आ रहा है, तो वी ऑलवेज़ टेक द ग्रेटेस्ट टर्म, इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट है, वो रख लेते हैं और हम बोल देते हैं कि यार ये 2n क्यूब के बराबर है, व्हिच इज़ अगेन अगर हम बात करें तो हम वहाँ पे वो 100 सीआर देख रहे थे। 100 सीआर इज़ 200 सीआर, 100 सीआर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, हम ये कांस्टेंट्स नहीं रखते हैं, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू O ऑफ n क्यूब। तो अगर आपको ये प्रोग्राम दिया जाएगा, ये कोड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स, तो आप बोलोगे कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O ऑफ n क्यूब। दैट इज़ यू विल लुक एट द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट टर्म एंड यू विल स्टिक टू इट कि O ऑफ n क्यूब है। नाउ यू नो कि कैसे निकालना है, सॉरी क्या होता है तुम्हें पता है, हाउ तुम्हें पता है कैसे निकालना है, और वाई तुम्हें पता है कि क्यों हम इग्नोर कर देते हैं बाकी लोगों को, वाई ओनली द ग्रेटेस्ट टर्म की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेटेस्ट डिग्री टर्म टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, चलो अब मेरा काम खत्म, मतलब मेरा मेजर काम खत्म, तुम्हारा काम आता है। वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें तुम्हें नापना है, तुम यू नीड टू मेजर की क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहला सवाल देखो, हमेशा ना आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको इमेजिन कर लेना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप n की वैल्यू कुछ इमेजिन कर लो तो वो भी चलेगा। देखो, n की वैल्यू अगर हम 10 मान लेते हैं या 5 मान लेते हैं, व्हाटएवर, तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि n इज इक्वल टू 5 के लिए टोटल ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, अगर हम उससे जाने की कोशिश करें एंड वी विल सी हम कहाँ तक जा पाते हैं। देखना जरा, आई 1 पे जब आई की वैल्यू 1 होगी, आई 1 से शुरू होगा और आई जा सकता है लेस देन इक्वल टू 5 के लिए। जब आई की वैल्यू 1 है तो जे कितनी बार चलेगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, जे 1 पे भी जाएगा, फिर 2 पे भी जाएगा, फिर 3 पे भी जाएगा, फिर 4 पे भी जाएगा, फिर 5 पे भी जाएगा। तो और उसके बाद रुक जाएगा, 6 पे जाने से पहले ये रुक जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ जब आई इज इक्वल टू 1 था तो जे चला 1 से लेके 5 तक, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ n टाइम्स चला। अब आई आगे जाएगा, जब आई 2 पे जाएगा तो भी जे वापस से इतना ही चलेगा 1 से लेके 5 तक, दैट इज ये अगेन n टाइम्स चलेगा। फिर आई 3 पे जाएगा, ये फिर से जो जे है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। यही होगा ना यार, इनर लूप है ना ये। आई 1 पे ये वाला लूप फिर से चलेगा, आई 2 पे ये लूप चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे भी ये जो लूप है वो n टाइम्स चलेगा, 5 पे भी ये n टाइम्स चलेगा। तो 5 बारी के लिए ये n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन टाइम्स चला। ठीक है, 5 बार के लिए, 5 बार के लिए, 5 बार के लिए, तो मैं टोटल बोल सकता हूँ ये 5n टाइम्स चला। 5n जहाँ पे n की वैल्यू 5 थी। अगर n की वैल्यू 6 होती तो क्या ये 6 टाइम्स चलता अंदर वाला लूप और हर बार n टाइम्स चलता, तो n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन 6n टाइम्स चलता। ठीक है, तो बाहर n टाइम्स और हर एक n के लिए ये n बार चलता है, हर एक n के लिए ये n बार चलता है, या हर एक आई के लिए n टाइम्स चलता है। क्या मैं कह सकता हूँ ये n स्क्वायर टाइम्स चलेगा, है ना? देख रहे हो ना, 6 के लिए ये एक्चुअली में 5 के लिए 25 बार चला। कैसे? पहली बार 5 बार, अगली बार 5 बार, अगली बार 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, 25 टाइम्स, है ना? तो n इज इक्वल टू 5 के लिए ये 25 टाइम्स चला, या सिंपली अगर आपको मेजर ही करना है तो n प्लस एन प्लस एन प्लस एन n टाइम्स कितना होता है? क्या ये n स्क्वायर नहीं होता? n स्क्वायर नहीं होता? तो लूप के अंदर लूप जो दोनों n तक जा रहे हैं दैट इज n स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? n को n टाइम्स ऐड कराओगे n स्क्वायर मिलेगा। इसका बताओ, सोचना, अगेन जो हमने पिछली बार किया था वो करना, फिर सोचना, फिर ही बोलना, है ना? मन है तुम्हारा तो n इज इक्वल टू 5 के लिए ट्राई कर लो। आओ देखते हैं। सी, लेट्स सपोज अगेन n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, तो i इज इक्वल टू 1 के लिए जो ये j है वो कहाँ से शुरू होगा? क्या वो j 1 से शुरू होगा और j जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा? दैट इज एक ही बार चलेगा। करेक्ट है? करेक्ट है ना? तो i इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ एक आइट्रेशन हुआ। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं, फिर i जाएगा आगे 2 की तरफ। जब i गया 2 की तरफ तो j जो है वो फिर से शुरू हुआ 1 से और वो चलेगा
j लेस देन इक्वल टू 2 तक। क्या दो ऑपरेशन हुए, j इज इक्वल टू 1 प्लस j इज इक्वल टू 2 पे, है ना, दो ऑपरेशन होंगे ना, j 1 पे और j 2 पे। तो i इज इक्वल टू 2 के लिए ये दो बार चला। i इज इक्वल टू 3 देखते हैं, i इज इक्वल टू 3 देखते हैं। i इज इक्वल टू 3 के लिए ये चलेगा j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू 3 तक। दैट इज कितने ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन यार, 1 से लेके 3 तक कितने ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, करेक्ट। J1 J2 J3 ये वाला जो अंदर वाला ऑपरेशन है ये 3 बार हुआ, ठीक है। सिमिलरली i इज इक्वल टू 4 के लिए डू आई नीड टू टेल यू कितने ऑपरेशन होंगे, i इज इक्वल टू 4 के लिए J1 से J लेस देन इक्वल टू i तक है, तो J लेस देन इक्वल टू 4 तक हुआ। तो i इज इक्वल टू 4 के लिए कितने ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन। i इज इक्वल टू 5 के लिए कितने ऑपरेशन, j चलेगा 1 से टिल j लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। तो i इज इक्वल टू 5 के लिए 5 ऑपरेशन, है ना, और i 5 तक ही चलना चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 5 ही है। तो जब n की वैल्यू 5 थी, जब n की वैल्यू 5 थी तो हमने देखे टोटल ऑपरेशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टिल n। अगर n इज इक्वल टू 6 होता तो तुम क्या कह सकते हो, टोटल ऑपरेशन होते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और एक और लूप चलता जिसमें 6 ऑपरेशन होते। n इज इक्वल टू 8 होता तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। या अगर हम नॉर्मल किसी भी n के बारे में बात करें तो क्या हम टोटल कह सकते हैं, टोटल ऑपरेशंस होते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले पहले लूप में 1, दूसरी जब i की वैल्यू 1 थी फिर i की वैल्यू 2 हो जाती, फिर 3, फिर 4 प्लस 5, फिर डॉट 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 प्लस n। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1/2, है ना। तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो n²/2 प्लस n/2 ये है इसकी एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट। ये है इसकी एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यही होता है यार। इफ यू वांट टू वेरीफाई, वेरीफाई कर सकते हो। 5 के लिए अगर आप देखोगे तो 5 क्रॉस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विच इज 15, इसका सम 15 ही आएगा। सिमिलरली अगर 6 के लिए देखोगे तो 6 क्रॉस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 7 3 जा 21, इसका सम 21 ही आएगा, ठीक है। तो n प्लस 1/2 ही होता है। तो दिस इज द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट यू नो हम स्मॉलर वाले टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, तो वी विल इग्नोर दिस। क्या बचा, n²/2 बचा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑफ n²। तो हम इसको भी n² ही बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टिल n², दिस इज नॉट O ऑफ n। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आया ना, दिस इज नॉट O ऑफ n, ठीक है। तो डोंट कॉल दिस O ऑफ n, इट्स O ऑफ n², नॉट O ऑफ n, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि n²/2 को इग्नोर करना इज नॉट गुड, तो अगेन वही एग्जाम्पल देख लिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि गलत बात है ये कि 10⁻7 को बाई 2 करोगे तो दिस इज स्टिल 0.5 क्रॉस 10⁻7 या फिर 10⁻6, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे 10⁻6 और 10⁻7 में, ठीक है, ठीक है। तो अगेन हम वी कैन इग्नोर। तो अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है, ये बताना है। एग्जैक्ट अगर नहीं पूछेगा कोई, बट O ऑफ n² बताना है, ठीक है। चलो मूव कर जाए, मूव। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन, या समझ में आ गया तुम्हें, है ना। सिंपल है, ये पहली बार में जब i की वैल्यू 1 होगी तो एक ही बार चलेगा, i की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार चलेगा, 3 पे 3 बार, 4 पे 4 बार। सोचना समझना फिर ही करना, सोचना समझना फिर ही करना, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट बताने की कोशिश नहीं करिएगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON होगी, ON² होगी, जो भी होगी, प्लीज पहले देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे ना तुमको मतलब हिंट दे रहा हूँ, नॉट सॉल्विंग दिस फॉर यू। ये ए की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू वेरी करने से ये लूप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आई की वैल्यू वेरी करने से ये लूप फर्क पड़ेगा कितनी बार चल रहा है। चलो आओ करते हैं, देखो क्या होता है। एन की कुछ भी वैल्यू है, मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। मान लो एन की वैल्यू है 256, ठीक है। एन की वैल्यू मान ली मैंने 256। आई टेल यू ये यूनिक नंबर क्यों लिया है थोड़ी देर में। तो एन की वैल्यू 256 मान ली। पहली बार जब हम आए, क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, है ना।
तो आई को इनिशियलाइज किया गया है n से, तो आई की वैल्यू 256 हो गई। पहली बार जब लूप में आए, क्या आई की वैल्यू बड़ी है 0 से? हाँ जी है। उसी मोमेंट पे इन्होंने क्या किया, आई को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 128 हो जाएगी? क्या 128 हो जाएगी? हो जाएगी ना? अच्छा, अगली बार फिर से आए, क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ जी है। फिर इन्होंने क्या किया, ए के साथ कुछ किया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो, वो तो जो ऑपरेशन है वो है। आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड फिर से कर दिया, तो 128 डिवाइड बाय 2 64। फिर ऊपर आए, आई की वैल्यू स्टिल ग्रेटर देन 0, आई को डिवाइड कर दिया 2 से 32। फिर ऊपर आए, आई की वैल्यू स्टिल ग्रेटर देन 0, आई को डिवाइड कर दिया 2 से, आई की वैल्यू 16 हो गई। फिर ऊपर गए, आई स्टिल ग्रेटर देन 0, डिवाइड किया 2 से, तो आई की वैल्यू 8 हो गई। फिर ऊपर आए, आई स्टिल ग्रेटर देन 0, डिवाइड किया 2 से, तो आई की वैल्यू 4 हो गई। ऊपर आए, स्टिल ग्रेटर देन 0, डिवाइड किया 2 से, आई की वैल्यू 2 हो गई। स्टिल ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू 1 हो गई। स्टिल ग्रेटर देन 0, अब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 256 के लिए ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं लगे, है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप्रॉक्सीमेटली 9 ऑपरेशंस लगे, जब n की वैल्यू काफ़ी बड़ी है 9 के कंपैरिजन में 256। ये हमने स्पेसिफिक टर्म लेके किया, हमें समझ में नहीं आया। अगर हम अब बात करें कि क्या हो रहा होगा, है ना? अगर हम n की टर्म्स में बात करें, तो पहले i की वैल्यू थी n, अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू n/2 हो गई, उसकी अगली आइट्रेशन में n/2/2 हो गई, इसका भी आधा, दैट इज n/4 हो गया। फिर n/16 हो गया, फिर n/32 हो गया, है ना? हर बार आधा कम होता जा रहा है। फिर 64, फिर n/128, फिर n/256 एंड सो ऑन। आखिरी दिन n की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी आखिरी आइट्रेशन में। उसके बाद क्या होगा, 1/2 0 हो जाएगा, हमारा आइट्रेशन रुक जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको कि यही हो रहा होगा? पहले दिन वैल्यू n थी, अगले दिन आधी हो गई, उसके अगले दिन ओरिजिनल का 1/4 हो गया, है ना? फिर 1/16 हो जाएगा, 132, 164, सो ऑन एंड सो ऑन। क्या ये सब कुछ यहाँ तक सबको क्लियर है कि हाँ यही हो रहा है लूप में? तो है ना? हाँ कि ना? बोलो ना। यही दिख रहा है ना सबको कि 256 था, फिर आई की वैल्यू आधी हो गई, फिर इससे भी आधी हो गई, फिर इससे भी आधी हो गई 32 हो गई, फिर इससे भी आधी 16 हो गई, फिर इससे भी आधी 8 हो गई, फिर 4, फिर 2, फिर 1। हाँ कि ना? बोलो ना। चलो परफेक्ट। देखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो लूप है उतनी बार ही चलेगा जितने इसके अंदर टर्म्स हैं, जितने इस सीरीज के अंदर टर्म्स हैं। तो मान लो इस सीरीज के अंदर x टर्म्स थे, मान लो इस सीरीज के अंदर x टर्म्स थे, तो इतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी। अब थोड़ा सा मैथ्स है, आता है तुम्हें समझ में तो ठीक है, नहीं भी आता तो आई विल टेल यू अ ट्रिक। मैं इसको सेम सीरीज को ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि n/2 n/2 1 2 अरे ये यहाँ पे n/8 मिस हो गया यार, बताया नहीं तुमने। ये है n/2 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 2 6 एंड सो ऑन। अगर इसमें x टर्म्स थे, तो मैं आखिरी वाले को n/2 बोल दूं, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 टोटल अगर x टर्म्स हैं, तो ये 2 ही होना चाहिए, है ना? ठीक है, ये भी सेंस बनता है कि भाई ये अगर ये 0 था, ये 1 था, ये 2 से डिवाइड कर रहा है, तो आखिरी वाला n/2 ही होना चाहिए। अब ये n/2 के बराबर हुआ, पर आखिरी तो आपने बोला था 1 होगा। आखिरी तो आपने यही बोला था ना 1 होगा, कि आखिरी तो डिवाइड होते किसी दिन वो 1 हो जाएगा। मेक सेंस। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले 0 से डिवाइड होता है, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से। तो अगर टोटल x टर्म्स थे, तो ये n/2 से डिवाइड हो रहा होगा। इसका ये मतलब है कि n/2 दिस इज इक्वल टू 1, विच स्टैंड्स फॉर कि 2 n के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड लोगारिथमिक लगाएं, तो ln 2 इज इक्वल टू ln n। अब अगर आपको पता होगा तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ln b ln a के बराबर होता है, तो x ln 2 के बराबर है। ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स है। अब मैं दोनों साइड बेस 2 ले रहा हूँ, ln को log बेस 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2, ये हो जाएगा log n बेस 2। एक और प्रॉपर्टी, log a बेस a 1 होता है,
लॉग ए बेस ए 1 होता है, तो लॉग 2 बेस 2 भी 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, तो x क्रॉस 1 जो है वो आया log n बेस 2 के बराबर, विच मीन्स x आया log n बेस 2 के बराबर। तो इसमें टोटल log n टर्म्स हैं, इसका मतलब ये log n टाइम्स चल रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n टाइम्स। तुम्हें अगर ये लॉगरिथमिक, ये जो मैथ्स है, ये जो बकवासी मैथ्स है, ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज इग्नोर दिस लॉगरिथमिक। मैं बता देता हूँ कैसे तुम फिगर आउट कर सकते हो किसी की कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक है या नहीं, किसी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक है या नहीं। वेरी सिंपल, ठीक है। तुम्हें नहीं आया समझ में अगर ये मैथ्स की लॉग एन होता है, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज दो 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 से डिवाइड हो रही है, इट इज ऑलवेज लॉग एन, या किसी से भी, नॉट इवन लॉग एन, है ना। तो अगर तुमने यहाँ पे देखा तो ये दो 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 से बार बार डिवाइड हो रहा था। बाइनरी सर्च याद करो, बाइनरी सर्च में जो हमारा सर्च रेंज है वो हमेशा आधा 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 होता रहता है, दो से डिवाइड होता रहता है, तो हम बोलते हैं लॉग एन बेस 2। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है बार बार तो वो लॉग एन बेस 3 होगा, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है बार बार तो वो लॉग एन बेस 4 होगा। अब यही उल्टे के लिए भी होता है, यही काम उल्टे के लिए भी होता है कि अगर आप n से 1 की तरफ जा रहे हो तो इट इज log n बेस 2 बेस 3 किस पे डिवाइड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, किससे डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता तो अभी भी log n ही होता लेकिन बेस 3 होता। अगर 4 से डिवाइड हो रहा होता बार बार तो log n ही होता लेकिन बेस 4 होता। अब इसी का तो उल्टा है कि अगर आप 1 से n की तरफ जाओगे तो भी log n ही होगा। कैसे जा सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके, बार बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टिल log n ही होगा, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है, 1 से 2 हो गए, 2 से 4, 2 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, क्या ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी? क्या याद रहेगी? क्या क्या ट्रिक बोली हमने कि अगर आप n से 1 की तरफ जा रहे हो डिवाइड करके बाई एनीथिंग, डिवाइड बाई लेट्स से x, है ना, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, कुछ भी, तो है आपका log n बेस x, log n बेस x। अब सिमिलर चीज इसका रेसिप्रोकल ही कह सकते हो तुम कि अगर 1 से n जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, मल्टीप्लाई करा के x से, तो भी तो सेम ही बात है, तो भी तो उतने ही ऑपरेशंस होंगे कि आप n से 1 चले जाओ या 1 से मल्टीप्लाई करा के n की तरफ आ जाओ, तो भी log n ही होगा, log n ही होगा बेस x। ठीक है, हमेशा हमेशा अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, जो कि तुम्हें मेजरली जगह पे 2 से डिवाइड होता हुआ ही दिखेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होता ही मेजरली जगह पे दिखेगा, तो इट इज ऑलवेज log n बेस 2। तो यार x इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। ये जीरो, ये फर्स्ट टर्म मान लो, ये सेकंड टर्म मान लो, या जीरो टर्म मानना है, जीरो टर्म मान लो, ये जीरो टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म इस सीरीज में, इस सीरीज में, ये सीरीज है ना, दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, करेक्ट। तो इस सीरीज में देयर आर टोटल x टर्म्स, there are total x terms, and we said कि if this is n by 2 की power 0, n by 1, this is n by 2, this is n by 4, n by 8, n by 16, n by 32, n by 64, so on and so on, तो this is supposed to be n by 2 की power x, करेक्ट। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि n की पावर n by 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने you said the last term will be 1, so if the last term is 1 and last term is also n by 2 की पावर x, they are equal, if they are equal then 2 raised to power x is equal to n, we will take logarithmic both side, ln 2 raised to power x is ln n, we have a property कि ln a raised to power b is b ln a, वो लगाया तो x ln 2 आ गया ln n के बराबर। अब log को, ln को log में कन्वर्ट किया बेस 2 के साथ, तो log 2 बेस 2 1 होता है, विच गिव्स अस x इज इक्वल टू log n बेस 2, करेक्ट। तो और हमने इससे सीखा क्या कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं दो 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 से, तो सिर्फ ये, तो ये तुम्हें कहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है, ठीक है, मैं भेज दूंगा नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। तो ये है बस कि अगर n से 1 की तरफ जा रहे हो, डिवाइड कर रहे हो x से, तो log n बेस x होगा। अगर 1 से n की तरफ जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो x से, तो log n बेस x होगा स्टिल, क्योंकि आप 1 से n जाओ या n से 1 जाओ, इट्स द सेम थिंग, चाहे आप डिवाइड करते हुए जाओ या मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हो या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है। मूविंग ऑन, है ना, ये तुमको झटके से बता देना है, लूप के अंदर की चीज को इग्नोर मत करना, दैट इज चेंजिंग आवर वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे लूप डिपेंडेंट है,
इफ़ यू वांट तो ईज़ियर पार्ट इसका क्या होगा, ईज़ियर पार्ट होगा k की जगह हम 2 लिख देते हैं। तो इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i क्रॉस इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सही है। हमें 1 से n की तरफ जाना है और हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिमिलर टू जो अभी हमने सीखा था, 1 से n की तरफ जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय कोई भी टर्म्स x कुछ भी, तो क्या होता है, लॉग n बेस x होता है। तो सिमिलर सी चीज़ है, पहले 1 होगा, फिर वैल्यू 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन अंटिल 1 n हो जाएगी। इस सीरीज़ में कितने टर्म्स, इस सीरीज़ में लॉग n बेस 2 टर्म्स। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमें i से n की तरफ जाना है और हर बार k से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हमने लास्ट वाला देखा था, दिस इज व्हाट, दिस इज o ऑफ log n बेस k। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम ही पिछले वाले सवाल में जो हमने सीखा था वही था। एनी प्रॉब्लम है, शुड वी मूव ऑन? ओके, मूविंग ऑन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, करना है लेकिन तुम्हें अच्छे से करना है, टाइम लगाना है, सोचना है, देखना है, फिर बात करनी है। ठीक है, ठीक है। आउटर लूप कितनी बार चलेगा, बाहर वाला लूप कितना चलेगा ये, दिस विल मूव n बाई 2 टाइम्स, है ना, n बाई 2 से लेके n तक, n बाई 2 से लेके n तक, तो ये n बाई 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और ये वाला जो लूप है ये आपको अभी अभी पता चला है कि आप 2 से चले जाओ n तक या 1 से चले जाओ n तक, वट एवर, इट्स द सेम थिंग, है ना, एक ही तो ऑपरेशन का डिफरेंस है, एक ऑपरेशन का डिफरेंस इज नॉट दैट बिग, है ना। तो 2 से n तक हर बार इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस इज log n। अंदर वाला लूप इज log n टाइम्स चल रहा है, बाहर वाला लूप n बाई 2 टाइम्स चलता है। तो log n कितनी बार चला, n बाई 2 टाइम्स। तो दिस इज log n डिवाइड बाई 2, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n log n। ठीक है, बाहर वाला इज n, अंदर वाला इज log n। यू नो अंदर वाला log n कहाँ से आता है, 2 से n की तरफ जा रहे हैं, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये n बाई 2 है, तो ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, ये फंक्शन है जिसका नाम है फन, और ये जो है ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है k को, तो सूडो कोड है। इनर लूप बाहर वाले लूप पे डिपेंडेंट है, तो काउंट करना अच्छे से, जैसे हमने वहां पे 1+2+3+4 काउंट किया था, तो अच्छे से काउंट करना। जब i की वैल्यू n है तो इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा, जब i की वैल्यू n है तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा ना। आई की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, 0 से लेके लेस देन आई तक चलेगा। एन की वैल्यू, आई की वैल्यू जो होगी उतनी बार चलेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू n बाई 2 हो गई, तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, n बाई 2 टाइम्स चलेगा। अब ऑपरेशन तो यहीं पे हो रहा है ना दोस्तों, ऑपरेशन तो यहीं पे हो रहा है, तो हमें बस यही तो गिनना है कि ये कितनी बार हो रहा है ना। हम तो इसीलिए बोल देते हैं कि भाई मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। क्यों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन वाले टाइम ही इतना चलता होगा। बट इस सिनेरियो में हमको नहीं पता, यहाँ पे अगर अलग अलग चीजें होती, मान लो यहाँ पे j लेस देन m लिखा होता है ना, और प्लस प्लस j हो रहा, तो ये n टाइम्स चलता है, ये m टाइम्स चलता है, दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, n और m आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोल देते हैं n क्रॉस m टाइम्स ये हो रहा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनर वाला लूप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर वाली लूप की वैल्यू पे, इसकी वैल्यू पे। तो i जब n बाई 2 है तो ये n बाई 2 टाइम्स चला, जब i नेक्स्ट टाइम n बाई 4 हो जाएगा तो n बाई 4 टाइम्स चलेगा, i जब n बाई 8 हो जाएगा तो ये n बाई 8 टाइम्स चलेगा, एंड सो ऑन। एक दिन i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास टोटल कितनी बार चला ये n, अगली बार n बाई 2, इतने आइट्रेशंस, फिर n बाई 4 प्लस n बाई 8 प्लस n बाई 16 प्लस डॉट 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 1, या जो भी, है ना। किसी दिन ये जाके 1 नहीं ना, 1 नहीं, सॉरी, हाँ, हाँ कह सकते हो 1 भी, ठीक है, एनीवेज, ठीक है। इस सब का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है, इसका सम निकालना आता है तुम्हें, नहीं आता। देखो ऐसा कुछ होता है, 1 प्लस 1/2, एन को कॉमन ले लिया, प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस डॉट 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 कुछ भी, है ना। इस सीरीज का सम क्या है, ये आता है तुम्हें, जीपी आता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, जीपी किसी को याद है, मेरे को नहीं याद है, तो मुझे भी नहीं याद है,
अप्रॉक्सीमेटली इसका सम 1 के बराबर आता है। हाँ, वही ए रेज़ टू पावर आर, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1/2 है। अगर तुम्हें सही में करना है तो कर लेते हैं, सम ऑफ जीपी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर तुम करने जाओगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू पहला टर्म होता है ए जो कि 1 है, आर की वैल्यू 1/2 है, हर बार 1/2 से डिवाइड हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे लॉग इन टर्म्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, लॉग इन टर्म्स आएंगे, ठीक है, और बस दैट्स इट। अगर आप ये फॉर्मूले में लगाओगे तो इसकी वैल्यू तुमको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी 1। अगर आप सोचोगे भी बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सोचोगे भी तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.125 का आप क्या होता है पता नहीं, 625 आई थिंक, 0625 ऐसे कुछ, ठीक है। क्या इसका सम एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन क्या अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 के बराबर नहीं लग रहा तुम्हें? देखो जरा सोचो, क्या अप्रॉक्सीमेटली इसका सम 2 के बराबर नहीं लग रहा है ना? क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा सम आ जाएगा, एन में आ गया, एन के टर्म्स में आ गया या बीन के टर्म्स में आ गया, क्योंकि हम हमेशा छोटे से बहुत छोटी वैल्यू, एक के बाद 0.5 ऐड कराया, फिर 0.25, फिर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। क्या ये कभी, आई डोंट थिंक ये 2 भी पहुंचेगा, कभी लगता है तुम्हें 2 भी पहुंच पाएंगे हम? नहीं ना। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, तो 1-2 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी ये, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि तुम ये फॉर्मूला यूज करना, उसके अकॉर्डिंग लगाना, बट अगर तुम्हें नहीं करना है तो ये 1/2 के आसपास कुछ आएगी, तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2n के आसपास आया, विच इज वॉट, विच इज ओ ऑफ एन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ओ ऑफ एन, नॉट एन लॉग एन, ठीक है। क्यों नहीं आई एन लॉग एन, क्यों नहीं आई एन लॉग एन? क्योंकि हम इमेजिन कर रहे थे कि बाहर वाला लूप लॉग एन टाइम्स चलेगा और अंदर वाला लूप एन टाइम्स चलेगा। अंदर वाला लूप एन टाइम्स चलेगा लेकिन सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में, सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में। अगली बार ये n/2 टाइम्स चलेगा, उसके अगली बार n/4 टाइम्स चलेगा, फिर हर बार नहीं चलेगा ये n टाइम्स। हर बार ये अगर n टाइम्स चलता तो हाँ एन लॉग एन होता, जो कि हमने पहले देखा था, पर ये हर बार n टाइम्स नहीं चलता। पहली बार n टाइम्स चलेगा, अगली बार n/2 टाइम्स चलेगा, फिर n/4, फिर n/8, फिर n/16। तो इन सब का सम हमें निकालना है जो कि n के अप्रॉक्सीमेटली ही होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ओ ऑफ n ही होता है, ठीक है। समझ गए, समझे? बोलो ना, बोल दो ना, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, बोल सकते हो बिल्कुल, बहुत प्यार से ना बोल सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने, हाँ ठीक है। अगर आपको याद होगा तो उस पहले एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करना। कौन से एग्जाम्पल से? इस वाले एग्जाम्पल से, ये वाले एग्जाम्पल से। ये वाले एग्जाम्पल में क्या हमने बोल दिया था कि बाहर वाला लूप n टाइम्स चलेगा और अंदर वाला लूप मैक्सिमम n टाइम्स चलेगा, तो n स्क्वायर, क्या सीधा ये बोल दिया था? क्या सही आया था? नहीं आया था ना। याद है अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल, तो अपन ने पहले वाली बोली थी बात, बाहर वाली बात बोली थी n, और अंदर वाली बात हमने बोली थी कि हम एक्चुअली में जाके देखते हैं कितनी बार हो रहा है। तो जब भी आपका इनर वाला जो लूप है वो बाहर की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, आई की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ है, तो हमें हमेशा जाके देखना चाहिए कि सही में क्या हो रहा है, सही में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने पता है क्या किया, हमने बोला कि देखते हैं। पहली बार जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये एक बार चला, फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 बार चलेगा, तो टोटल 3 बार चल चुका है। फिर अगली बार ये 3 बार चला, है ना, तो टोटल 6 बार चल गया। फिर 10 बार, फिर 15 बार चल चुका, फिर 16, सॉरी 21 प्लस 7 28 प्लस 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यही किया था हमने, याद है? और फिर इन सब का सम निकाला था, तो हमें पता था कि इन सब का सम क्या होता है, वो होता है n प्लस 1/2। करेक्ट है, यही किया था, सबको याद है ये? करेक्ट। तो हमने एक्चुअली में जाके बाहर वाले लूप और अंदर वाले लूप को मल्टीप्लाई करके नहीं देख लिया, है ना, हम इतने ऑब्वियसली चीजों की तरफ नहीं बढ़े, इतने सिंपली हमने चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी। अपन ने क्या किया, अपन ने इन दोनों को एक्चुअली में कैलकुलेट किया, एक्चुअली में कैलकुलेट किया कि ये ऑपरेशन कितनी बार हुआ। सिमिलर काम हम आज यहाँ पे कर रहे हैं।
सिमिलर काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि सही में कितनी बार चल रहा है ये। तो हमने सही में कितनी बार चलने के लिए क्या बोला, पहली बार आई की वैल्यू n होगी, बिल्कुल सही बात है। तो जब आई की वैल्यू n है तो जे चलता है 0 से n तक, दैट इज ये जो ऑपरेशन है सबसे पहले दिन हुआ n टाइम्स, अगले दिन आई जो है डिवाइड बाई 2 हो गया, तो आई की वैल्यू अगले दिन हो गई n बाई 2। पहले दिन n थी, अगले दिन आई की वैल्यू n बाई 2 हो गई। अंदर वाला लूप या अंदर वाला ये प्लस प्लस के ऑपरेशन कितनी बार चलेगा, क्या सिर्फ n बाई 2 टाइम्स चलेगा, क्या सिर्फ n बाई 2 टाइम्स चलेगा, हाँ जी सिर्फ n बाई 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है जी, तो पहली बार ये n टाइम्स चला, अगले दिन ये n बाई 2 टाइम्स चला, फिर अगले दिन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या अगले दिन आई की वैल्यू दोबारा से 2 से डिवाइड कराओगे और तो n बाई 4 हो जाएगी, है ना। पहले दिन अगर 100 थी तो अगले दिन आई की वैल्यू हो गई 50, उसके अगले दिन क्या 25 हो जाएगी, तो ये क्या 25 बार ही चलेगा, दैट इज क्या उसके अगले दिन ये n बाई 4 टाइम्स ही चलेगा, है ना, है ना, है ना। लेके चलते हैं एक n का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कि n का एग्जाम्पल ले लो कि 64 था, तो पहले दिन ये 64 टाइम्स चला, अगले दिन i की वैल्यू जो थी वो 32 हो गई, तो 32 टाइम्स चला, फिर अगले दिन i की वैल्यू जो है 16 हो गई, ये 16 टाइम्स चला, फिर अगले दिन और हाफ हो गई, तो 64 से 4 पे आ गए हम, सॉरी 8 8 नॉट हाफ, 8 पे आ गए। ठीक है, तो देख रहे हो 8 टाइम्स कम आ गए, n डिवाइड बाई 8, अगले दिन n बाई 8 टाइम्स चला, फिर i की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, तो जिस दिन i की वैल्यू 4 हो जाएगी ये चलेगा j 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, दैट इज 4 टाइम्स चलेगा, है ना। तो n बाई 16, है ना, 64 से 4 पे आ गए, दैट इज 16 टाइम्स कम आ चुके हो। फिर अगले दिन क्या होगा, ये 2 बार चलेगा, दैट इज n बाई 32 टाइम्स कम आ गए, है ना। 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, फिर 1 टाइम चलेगा n बाई 64 टाइम्स, और फिर आखिरी दिन 0 हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। तो क्या मैं टोटल ऑपरेशंस इतने नहीं कहूंगा कि भाई इतना चला टोटल ऑपरेशंस, जितने ऑपरेशंस उतना टाइम, हमको नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही गिनने थे, तो क्या इतने ऑपरेशंस लगे, दैट इज अगर हम इस सीरीज की बात करें तो टोटल ऑपरेशंस हमारे n की टर्म्स में अगर हम बात करें तो n की टर्म्स में n प्लस n बाई 2 प्लस n बाई 4 प्लस n बाई 8 प्लस n बाई 16 प्लस n बाई 32 प्लस डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन ये 1 हो जाएगा, या जो भी। इसमें से अगर हम n को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0.125 है, 0.625 है, फिर उसके बाद ये 0.625 डिवाइड बाई 2 के बाद और छोटी वैल्यू 0.03125 ऐसे कुछ होता है, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, तो 0.3125 होता है, सॉरी एक जीरो फालतू लग गया, ऐसे होता है, एंड सॉन एंड सॉन एंड सॉन एंड सॉन। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये वैल्यू कभी भी कोई बड़ी वैल्यू बन सकती है क्या, कभी भी बड़ी वैल्यू बन सकती है इन सब का सब, है ना। आई एम सीइंग 1.75 यहीं पे हो गया, इसमें 0.125 ऐड कराऊंगा तो 1.8 कुछ हो जाएगा, फिर 0.6 ऐड कराऊंगा तो 1.8 ही रहेगा, फिर और कुछ ऐड करूंगा तो 1.8 ही रहेगा, मैक्स टू मैक्स 1.9 चला जाएगा, करते 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 करते। क्या ये कभी भी कोई बड़ी वैल्यू बन सकती है कि हजार चाहे एन की कितनी ही बड़ी वैल्यू, क्या ये जो सम है ये बन सकता है कभी बहुत बड़ी वैल्यू, तो n क्रॉस अप्रोक्सीमेटली 2 कुछ इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये 2n के बराबर कुछ आएगा हमारे पास, है ना। अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो ये फॉर्मूला भी होता है जीपी का, ये आप लगा सकते हो, बट नो वरीज, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हम अप्रोक्सीमेटली 2n ऑपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू ओ ऑफ एन। आप समझे कि वाई इज दिस ओ ऑफ एन एंड नॉट नॉट लॉग एन एन लॉग एन, क्यों नहीं है ये। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारा सवाल ये आएगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हम कैसे हर बार जज करते रहें, है ना। आना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि यार ये तो बहुत अजीब बात है कि आप हर बार हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हम कोड लिखें, पहले हम सवाल पढ़ें, उसके बाद हम कोड लिखें, फिर उसके बाद हम देखें कि अच्छा ये कोड कैसे चल रहा है ना। ये तो यार क्या क्या ये तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि पहले कोड लिखा, फिर उसके बाद हम जाके जज करें,
तो द थिंग इज़ दोस्तों, हमने आज जितने भी कोड देखे, आप हमेशा उसका सिमिलर कोड ही लिख रहे होगे, उसके आस-पास वाला कोड ही लिख रहे होगे। इसके अलावा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। तो आपने क्या-क्या देखा आज? आपने देखा O ऑफ़ n, आपने देखा O ऑफ़ n स्क्वायर, n क्यूब, आपने देखा O ऑफ़ log n, आपने देखा O ऑफ़ n log n। इसके अलावा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। आप जो भी कोड लिखोगे इसके आसपास ही डोलेगा, इसके आसपास ही रोटेट होगा, इसके आसपास ही घूम रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। अब बस कॉन्शियस क्या रहना है, कॉन्शियस क्या रहना है कि जब भी आप सोचें या जब भी आप कोई कोड लिखें तो आप बस एक बार देख लीजिए कि किस तरह का कोड है। वैसे व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इज़ कि जब भी आपने कोई कांसेप्ट सीखा, जब भी आपने कोई फंक्शन सीखा, जब भी आपने कोई कोड लिखा, जब भी आपने कोई क्वेश्चन सीखा, उस क्वेश्चन के बाद यू शुड ऑलवेज़ टॉक अबाउट कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हमेशा, हमेशा। अभी तक हमने एल्गोफोर्ज में जितने भी सवाल करे हैं, हमने बात नहीं करी है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, पर आज के बाद हम हर एक बार टाइम और स्पेस बात करते रहेंगे। स्पेस के बारे में बात नहीं करिए, पर आपको हमेशा कीप अ प्रैक्टिस कि जब भी आपको ये सवाल करोगे आपसे, अब आप उसके टाइम के बारे में बात करोगे, उसके स्पेस के बारे में बात करोगे, आप अपना सवाल एंड करोगे उसका टाइम और स्पेस जानते हुए, ठीक है? देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पे आपने एक नया एल्गोरिथम सीखा, लेट्स सपोज़ डाइस्ट्रा सीखा। आपको नहीं पता इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस टाइम पे आपको सीखनी है। तो ये नहीं है कि इतना ही है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, बेसिक्स इतने ही हैं, इसके आस-पास ही चीज़ें घूम रही होंगी, तो ओवरऑल 70-80% यही काम है, पर 10-20% अभी भी नई चीज़ें सीखोगे, नए एल्गोरिथम सीखोगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको अभी भी जाननी पड़ेगी। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको तब जाके मेज़र करनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखो, स्पेस भी ऐसे ही नापते हो आप कि आपने कितना, अगर आपने 2D अरे बनाया तो आपने देखो, हमें ना इनपुट मिलता है एक। अगेन हमेशा हम n के टर्म्स में ही नापेंगे। हम ये नहीं टाँगेंगे कितना मेगाबाइट, कितना किलोबाइट, ये सब हम नहीं नाप रहे होंगे, हमेशा इसके टर्म्स में ही नापेंगे। ठीक है? तो देखो, आपको ना 2 स्पेस मिलता है। एक आपको इनपुट में कुछ स्पेस मिलता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, मिलता है ना? आपको फंक्शन मिलता है, उसके साथ आपको इंटीजर एरे वगैरह मिलता है, जिसमें आपका इनपुट डेटा रखा हुआ है। इनपुट डेटा का क्या मतलब है कि ये डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके कुछ आउटपुट चाहिए। इस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके कुछ आउटपुट चाहिए हमें, ठीक है? सिमिलरली सिमिलरली आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस या ऑक्सिलरी स्पेस, जो भी बोलना चाहो आप, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हो। है ना? आप कभी हैश मैप यूज़ करोगे, आप कभी प्रायोरिटी क्यू बनाओगे, ठीक है? आप उस प्रायोरिटी क्यू में कुछ एलिमेंट्स डालोगे, क्या पता आप किसी दिन एरे बना लो, ठीक है? आप किसी दिन स्टैक बनाओगे, आप किसी दिन क्यू बनाओगे। तो ये सब जो भी आपने काम किया, जो भी आपने स्पेस यूज़ किया स्टैक का, प्रायोरिटी क्यू का, एरे का, है ना? ये सब आपको नापना पड़ेगा कि भाई मैंने एक एरे बनाया ऑफ n साइज़। अगर आपने n साइज़ का एरे बनाया तो O ऑफ n आपने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। तो बस आपको अपने एल्गोरिथम में देखना है कितना स्पेस ले लिया। प्रायोरिटी क्यू में इट इज़ ऑलवेज़ नॉट नेसेसरी कि हम n के n एलिमेंट्स डलवाएँ। कभी आप k एलिमेंट्स डलवाओगे, कभी आप n एलिमेंट्स डलवाओगे, कभी आप n स्क्वायर एलिमेंट्स डलवाओगे। तो आप उस हिसाब से बताओगे कि मैक्सिमम, किसी भी टाइम पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स थे। तो आप बोलोगे O ऑफ n स्क्वायर थे, ठीक है? या O ऑफ n थे, O ऑफ k था। तो एक्स्ट्रा स्पेस पूछा जाता है। आपसे हमेशा सवाल जो भी पूछा जाएगा वो एक्स्ट्रा स्पेस के बारे में पूछा जाएगा कि क्या बिना एक्स्ट्रा स्पेस के यूज़ कर स के बना सकते हो क्या? क्योंकि देखो, अगेन हमारे पास टाइम और स्पेस में हम प्रेफ़रेंस हमेशा टाइम को देते हैं। क्यों? क्योंकि वही एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक वेब पेज दूँ कि भाई इस वेबसाइट पे जाओ, अगर उसने 1 सेकंड से ज़्यादा लोड करने की कोशिश करी, आप वो छोड़ के किसी और साइट पे चले जाओगे। लेकिन लेकिन अगर मतलब हम गेम की बात करें, कोई गेम लैग करता है, कोई गेम लैग करता है, तो आप भाग जाओगे वहाँ से, है ना? क्योंकि यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है? लेकिन आजकल जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, लैपटॉप आते हैं, दे आर वेरी एडवांस्ड, उसमें मेमोरी का उतना इश्यू नहीं होता। तो हम स्पेस जितना लेना है, ले लो, इट इज़ फाइन। तो हम स्पेस के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, लेकिन स्टिल स्पेस कम प्रेफ़र किया जाता है, स्टिल कम स्पेस प्रेफ़र किया जाता है। याद है ना तुम्हें कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पबजी है, एक गेम है, लेट्स से उसमें 6 जीबी रैम रिक्वायर्ड है, पर आपके फ़ोन में तो है ही नहीं, आपके फ़ोन में 4 ही जीबी रैम है। तो क्या आप वो गेम खेलोगे? नहीं खेलोगे ना। तो आप बोलोगे कि पबजी लाइट खेल लेते हैं, है ना? जिसमें फीचर्स कम हैं, पर स्पेस भी कम है।
ठीक है? तो स्पेस पे ध्यान दिया जाता है, यस दिया जाता है, बट उतना नहीं। अब रिकर्जन आप पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस का अलग टर्म, अगला अलग ही मतलब बन जाता है। वहाँ पे हम रिकर्सिव स्पेस भी बोलते हैं। तो रिकर्सिव स्पेस इज़ आल्सो समथिंग, क्योंकि स्टैक का स्पेस लगता है। जब पढ़ोगे रिकर्जन तो देखेंगे हम, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू वरी अबाउट इज इनपुट स्पेस के साथ आपको खेला, इसको हम नहीं गिनते हैं, हम ऑलवेज गिनते हैं एक्स्ट्रा स्पेस को। इनपुट में हमें जो एरे मिला उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो डेटा हैंडल कर रहा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक्स्ट्रा स्पेस गिनते हैं। और एक्स्ट्रा स्पेस आपको बोला जाएगा कि बिना एक्स्ट्रा स्पेस के सॉल्व कर दो, या ओएन एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। कभी भी आप कभी भी किसी भी सिस्टम में जाओगे, अगर आप कोड फोर्सेस में जाओगे तो वहाँ पे ना, या ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में जाओगे तो वहाँ पे टाइम अलाउड लिखा होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को 1 सेकंड अलाउड है, आपके कोड को चलने के लिए 1 सेकंड अलाउड है, या 2 सेकंड या 3 सेकंड, ऐसा कुछ लिखा रहता है। अब देखना कहीं पे तो टाइम लिमिट लिखा रहता है कि 1 सेकंड। इस 1 सेकंड का क्या मतलब है? मोस्टली जो सिस्टम या मोस्टली कंपाइलर होते हैं, वो 1 सेकंड में 10 की पावर 8-9 के अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेशंस चला पाते हैं, या एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 2 की पावर 32 ऑपरेशंस चला पाते हैं, जो कि अगेन 10 की पावर 8 के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 8 के आसपास होता है, या 10 की पावर 9 भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, 8 बोल लो। 10 की पावर 8 या 9 के आसपास ये वैल्यू होती है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि बाई जस्ट लुकिंग एट कॉन्स्ट्रेंट्स तुम बता सकते हो तुम्हारा एल्गोरिथम कितने में चलना चाहिए। मान लो n की वैल्यू है 10, तुम n स्क्वायर लगाओ, तुम n क्यूब लगाओ, तुम n4 लगाओ, क्या तुम कभी 10 की पावर 8 ऑपरेशंस क्रॉस कर पाओगे? कर पाओगे? सोचना जरा। अगर अगर n की वैल्यू 10 है, टोटल ऑपरेशंस गिनते हैं ना हम, टोटल ऑपरेशंस हमें 1 सेकंड में 10 की पावर 8 अलाउड है। n की वैल्यू है 10, मेरा एल्गोरिथम है n की पावर 5। क्या हुआ ये? 10 की पावर 5 हुआ। क्या मैंने 10 की पावर 8 ऑपरेशंस क्रॉस कर लिए? नहीं करे, नहीं करे, ठीक है। तो मैं छोटी वैल्यूज के लिए कितना भी बड़ा कोड लिख सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं मिलती है। हमारे जो सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाले फंक्शंस होते हैं वो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। और अब रिकर्सिव फंक्शंस में देखोगे कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे होते हैं। रिकर्जन के क्वेश्चंस में आप, या बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस में देखोगे कंस्ट्रेंट्स हमेशा 2 से 8 के बीच में होता है। एग्जांपल नहीं मानते? लीड कोड बैक ट्रैकिंग सिर्फ 8 में निपटा दिया कि टोटल जो एरे मिल रहा है उसकी लेंथ 8 ही हो सकती है मैक्सिमम, और उसमें वैल्यूज 1 से लेके 6 तक ही हो सकता है। लगाओ बैक ट्रैकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम इतने से में ही 10 की पावर 8 क्रॉस कर जाएंगे। तो आपको पता है क्या करना है? आपको आज के बाद से इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि भाई कितना लेंथ आएगा एरे का, है ना, ये एरे का लेंथ है, कितना लेंथ आएगा एरे का, उस हिसाब से आपको कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर लेनी है। अगर एरे का लेंथ आता है एनीथिंग बिटवीन, या कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं, एनीथिंग बिटवीन 1 से लेके 10 की पावर 4 तक, तो आपको सब कुछ अलाउड है ओ ऑफ एन स्क्वायर तक। तो आप ना अपनी अप्रोच सोचना एन स्क्वायर के टर्म्स में। जब भी आप कॉन्टेस्ट में बैठोगे आप हमेशा कंस्ट्रेंट देखना सबसे पहले, कि कंस्ट्रेंट्स ये इनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, कि क्या वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करना। अगर हम चलें लीड कोड पे, और हम ठीक है कोई भी सवाल उठाएं, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि नम्स लेंथ 10 दे रखा है, तो आप बहुत बड़ा, लेकिन क्वेरी का लेंथ 1000 दे रखा है, तो आप हर एक क्वेरी के लिए एन स्क्वायर जा सकते हो, इवन एन क्यूब भी जा सकते हो, तब भी आप 10 रेज़ टू पावर 9 के आसपास पहुंचोगे, विच इज ओके, ठीक है। तो इससे आपको जज करना है कि आपको कैसा, आपको पता चल जाता है ना अगर कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे को कैसा लूप लिखना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो एन जो है वो 10 की पावर 5 है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोड जो है वो n log n या फिर o of n का होना चाहिए, या तो n log n या o of n। मेजरली n log n हो रहा होता है 10 की पावर 5 के आसपास, हमेशा देखोगे n log n वाला कोड कहीं पे चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो कि हम देखेंगे सवाल जब हम करेंगे, डीपी के सवाल करेंगे तो हम देखेंगे। अब अगर n की जो वैल्यू है 10 की पावर 5 से भी बड़ी है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 है, ऐसा कुछ है, तो तुम्हें ओ ऑफ एन में ही लिखना पड़ेगा। इससे कुछ ज़्यादा लिखोगे तो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा,
क्योंकि हमें टोटल ऑपरेशंस 10 की पावर 8 ही चाहिए। ठीक है, 10 की पावर 5 में n log n लिख सकते हो। अब अगर n की वैल्यू इससे भी ज़्यादा बड़ी है, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 11, 12, 13, 14 है, तो तुम्हारा कोड या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर वो ऑफ log n होना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट मान के चलना, तो इस अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। तो जो भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, मेजरली यही 4 पढ़ी हमने, तुम जज कर सकते हो कि कैसे करना है, याद रहेगा ये वाली चीज। जैसे जैसे तुम करते रहोगे सवाल, अब थोड़ा सा देखना, तो किसकी तरफ देखना, इनकी तरफ देखना, कंस्ट्रेंट्स की तरफ देखना। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स की तरफ देख देख के आप पता लगा सकते हो कि किस टाइप का कोड मुझे लिखना चाहिए, किस टाइप का जो कोड है वो चलेगा। जैसे ये सवाल अगर आप देखोगे तो ये बहुत छोटे कंस्ट्रेंट्स के साथ है, आप कर सकते हो। ठीक है, और आप कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप ये सवाल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये आया ना 10 की पावर 5, n की वैल्यू आई ना 10 की पावर 5। अगर नहीं दिख रहा तो आई विल जूम इन। ये आपको n log n में लिखना है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कुछ सॉर्टिंग करोगे, सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी n log n होता है, तो उसके आसपास आप सॉर्ट वॉट कर सकते हो। ठीक है, तो 10 की पावर 5 का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सॉर्टिंग भी लगा सकते हो। थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं तुम्हें सिर्फ कंस्ट्रेंट्स देख के। कंस्ट्रेंट्स का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये। ठीक है भाइयों, ऑल राइट, दैट्स इट। हाँ यार, हमेशा हमेशा सॉल्व करने जाने से पहले हमेशा कंस्ट्रेंट्स देखने होते हैं यार। सवाल पढ़ा करना क्या है, उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट्स देखने होते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज आपने कंस्ट्रेंट्स नहीं देखे और आप एक लूप लिखा है जो n क्यूब में चलता है, फिर आप आए कंस्ट्रेंट्स देखने की 10 की पावर 15 ऑपरेशंस तो अलाउड ही नहीं है, 10 की पावर 5 का क्यूब तो 10 की पावर 15 हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्स आप n log n ही लिख सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम। उससे कम लिखना है, यस, ओ ऑफ n में लिखना है, n में लिख दो। ठीक है, बट n क्यूब नहीं लिख सकते, या इवन n स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि n स्क्वायर भी तो 10 की पावर 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज लुक एट कंस्ट्रेंट्स। Hello, if you are watching this, then you have completed time and space complexity. Congratulations, you didn't drop in between. आपने पूरी पूरी वीडियो देखी. Now you know so many tricks to use, so many algorithms जिसका आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता है. हमने मैथ्स के बारे में बात करी, हमने काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करी, एंड ऑल्सो हमने बात करी कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में भी. Now, if you have any doubts, please ask in the comment section, or please come to my LinkedIn, ask me doubts. If not, there is my Telegram channel जिसपे मैं बहुत एक्टिव हूँ. You can ask doubts there. There are other students there as well जो कि can help you. इसके अलावा let me know what else do you want. क्या सोच रहे हो आप इस वीडियो के बारे में? Was it helpful? Was it okay? वगैरह वगैरह कमेंट्स में बताएं. अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो वो बताएं. रिकर्जन की वीडियोस कुछ समय में धीरे धीरे आने लग जाएंगी रेगुलर बेसिस पे. इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इट्स जस्ट नीड सम एडिटिंग एंड वी विल स्टार्ट रिलीजिंग दोज रेगुलरली. सो उसके बारे में टेंशन ना लो. उसके अलावा लेट मी नो क्या पढ़ना है आपको. अगर आपको डीएसए या डेव नहीं पढ़ना है, ऑल टुगेदर कुछ नहीं पढ़ना, कुछ आपको और चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको रिज्यूमे रिव्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आप अपना कोडिंग जर्नी बता दो, या जो भी, या आपको कुछ और हेल्प चाहिए कि जी सॉक के बारे में बता दो वगैरह, लेट मी नो. अगर मैं एक्सपर्ट नहीं होऊंगा उस टॉपिक का तो मैं बैठ के ज्ञान नहीं दूंगा. आई विल आस्क समवन एल्स टू कम टू आवर चैनल एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. लगे रहो, पढ़ते रहो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.